Assalamualaikum class, I hope you're all doing well. So in this lecture we will learn about Central Processing Unit. जिसमें हम फर्दर डिस्कस करेंगे इंस्ट्रक्शन सेट को, क्योंकि as discussed earlier the instruction set defines the computer architecture. So it serves as a specification for the CPU designer as well as a raw material for the computer programmers. तो जितने भी आपके हार्डवेयर डिज़ाइनर्स हैं और प्रोग्रामर्स हैं, they work together in order to design an effective instruction set. So there should be a balance between programmer friendly features and the cost and complexity of the hardware being used. So the most clever designs make programming easy while keeping the hardware simple and inexpensive. So we will focus mainly on the instruction set, and then we will discuss how the central processing works and how it is designed and how the architecture works. यहाँ पे हम टॉपिक्स क्या कवर करेंगे? इंट्रोडक्शन, जनरल, रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स. मेमोरी एक्सेस जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है. अगर हम अपने आज के कंप्यूटर के लिहाज से बात करें तो उसमें क्या है कि जितना दफ़ा मेमोरी को रेफ़र करता है उतनी वेटिंग स्टेट्स आते हैं. अब जितना उन्होंने उसको ईज़ अप करने की कोशिश की है, जो लिमिटेशंस थी उन्होंने क्या किया कि रैम मेमोरी बैंक्स को और बड़ा करती है. अब जितने वो बड़े मेमोरी बैंक्स हैं उतने ही क्या होंगे, लॉन्गर प्रोपेगेशन डिलेज आते हैं उस एड्रेस को डिकोड करने में. तो मेमोरी एक्सेस क्या है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड साइज़, क्योंकि उसने अपने अंदर अकोमोडेट क्या करना है 32 बिट या 64 बिट एड्रेसेस को. अब इसका एक हल ये है कि हम क्या यूज़ करें, CPU रजिस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें. और अगर हम इन रजिस्टर्स में वेरिएबल्स और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करना शुरू करें तो जितने भी मेमोरी रेफरेंसेस हैं हम उनको अवॉइड कर सकते हैं. तो इसमें क्या होगा, एग्जीक्यूशन स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और प्रोग्राम साइज़ भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है. इस डायग्राम को हम देखते हैं जो कि शो करेगा इंटरनल बस कनेक्शंस फॉर अ जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइज्ड CPU. अब इसमें जो CPU है उसके पास अप टू 8 जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, जिसमें हम उनको नाम दिया हुआ है R1 से लेकर R7 तक. और और इसमें जितने भी ALU हैं उसके अंदर वो सपोर्ट कर रहा है 16 फंक्शंस को. ठीक, तो ऑपरेशंस की लाइन हमारे पास कितनी है 5. तो 2⁵ करें तो हमारे पास वैल्यू क्या बनती है 64. तो जितने सिलेक्शन लाइन्स होंगी उतनी वो क्या होगा, ऑपरेशंस को सपोर्ट करेगा. इसमें ये चीज़ है कि इस जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में ये कि हमने एक या दो रजिस्टर यूज़ किए हैं फॉर द इनपुट टू द ALU, और जो रिज़ल्ट है वो दोबारा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, किसी भी रजिस्टर में. अगर डिकोडर के सिलेक्शन लाइंस पे जो वैल्यू होगी उसी रजिस्टर के लोड बिट क्या होगी 1, और वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा उसका रिज़ल्ट. तो बाकी जो सारे रजिस्टर्स हैं वो फर्दर उनकी जो आउटपुट लाइंस हैं फर्दर कनेक्टेड हैं मक्स को, जो कि सिलेक्ट करेंगे A वेरिएबल को और दूसरा मक्स सिलेक्ट करेगा B वेरिएबल को. क्योंकि बाय भी होते हैं कंप्यूटेशंस और यूनि भी होती हैं. यूनि में आपके पास कौन से हैं, इंक्रीमेंट करना, डिक्रीमेंट करना, और बाय कंप्यूटेशन कौन से होते हैं आपके पास, एडिशन, उसमें आपको 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़ती है. तो इन एनी केस क्या होगा, मक्स से कौन सेलेक्ट करेगा, आपकी सिलेक्शन लाइन A, मक्स B से क्या सेलेक्ट करेगा, सिलेक्शन लाइन B, और जो वो रजिस्टर सेलेक्ट करेंगे उसकी जो आउटपुट है वो इधर आके स्टोर होगी और फर्दर वो कहाँ भेजी जाएगी ALU में, ALU से फर्दर कहाँ भेजा जाएगा आउटपुट रजिस्टर्स में. तो ये जितने भी कंबाइंड बिट्स हैं फॉर सेलेक्टिंग रजिस्टर्स एंड एन ALU ऑपरेशन, इनको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल वर्ड, क्योंकि यही कंट्रोल करें फ्लो को कि कौन सा डाटा जाएगा, कहाँ पे स्टोर होगा, किसका डाटा कैसे उसने कंप्यूट करना है. अगर हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल में ये है कि हमने R2 का जो डाटा है जो उसमें ऑपरेंड सेव है उसके डाटा को एडिशन अप्लाई करनी है इसके साथ R3 के ऑपरेंड के साथ. तो इनमें जो डाटा पड़ा हुआ है उनका हमने क्या करना है, ऐड करके दोबारा कहाँ पे स्टोर करना है, R1 में. अब ये जो ऑपरेशन है कैसे यूज़ होगा, कंट्रोल वर्ड्स हम यूज़ करेंगे
जो कि प्रोवाइड करेंगे किस चीज़ को, बाइनरी सिलेक्शन वेरिएबल्स टू द फॉलोइंग सेक्टर इनपुट्स। अब इनपुट्स कौन कौन से हमारे पास, एक हमारे पास है मक्स ए सिलेक्टर, जो सिलेक्शन लाइन्स थी 3 हमारे पास, टू प्लेस द कंटेंट ऑफ R2 इनटू द बस ए। अब जो मक्स से वो डाटा सिलेक्ट करेगा वही डाटा आगे फॉरवर्ड हो जाएगा आपकी ALU में। तो सिलेक्शन के लिए सबसे पहले क्या होगा, सिलेक्टर्स सिलेक्शन लाइंस जो हैं वो जो डाटा वहाँ पे शो होगा सिलेक्शन लाइंस में वही डाटा आगे फर्दर पास हो जाएगा। दूसरा क्या है, मक्स बी सिलेक्टर टू प्लेस द कंटेंट्स ऑफ R3 इनटू द बस बी। अब जितने भी आउटपुट लाइंस थी हर रजिस्टर की वो इन मक्स के साथ जुड़ी हुई हैं, तो यही सिलेक्शन लाइंस क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगी कि कौन सा डाटा मक्स ए से गुजर के जाएगा, कौन सा डाटा मक्स बी से गुजर के जाएगा। तो इस केस में मक्स ए जो है वो क्या सिलेक्ट करेगा, R2 को, और मक्स बी सिलेक्ट करेगा R3 को। लास्ट में हमारे पास क्या है, ALU ऑपरेशन सिलेक्टर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म दी हुई थी, अब डिवाइड किया था OPR के साथ, टू प्रोवाइड द अरिथमेटिक एडिशन। अब ये जो ऑपरेशन लाइंस थी यहाँ पे जो कोड जनरेट होगा, कंट्रोल वर्ड जो जनरेट होगा वो डिसाइड करेगा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम देख लेते हैं आगे टेबल में कि कौन सा ऑपरेशन कौन से वर्ड पे कौन जो है वो इसको ऑपरेट करेगा। और हमारे पास क्या है, डिकोडर डेस्टिनेशन सिलेक्टर टू ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ द आउटपुट बस इनटू द R1। अब डिकोडर जो था वो हर रजिस्टर के साथ एसोसिएटेड था, और डिकोडर वो डिसाइड कर रहा था कि किसकी लोअर बिट 1 होगी तो ALU से डाटा वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। तो डिकोडर का काम ये था, और उसके लिए सिलेक्शन लाइन हमने तो इस स्लाइड में हम देख लेते हैं 2 टेबल्स हमारे पास हैं। यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि मक्स ए है हमारे पास, एक मक्स बी है। अगर मक्स ए पे क्या बाइनरी कोड जनरेट होता है 001, तो फिर कौन सा डाटा कहाँ से सेक्शन ए में शो होगा, आपका R1 का डाटा फर्दर पास हो जाएगा आपके ALU में। सेम केस फिर सिलेक्शन बी और सिलेक्शन डी। सिलेक्शन डी किसके लिए यूज़ हो रहा था, डिकोडर, जिसकी लोड बिट 1 होगी उधर ही जाके डाटा स्टोर हो जाएगा। तो बाइनरी कोड सेम है और उस हिसाब से सेम रजिस्टर सिलेक्ट होंगे। सिलेक्शन ए सिलेक्शन बी किसके लिए, जो आउटपुट फर्दर भेज रही हमने ALU में, और सिलेक्शन डी किसके लिए यूज़ हो रहा है, जो फर्दर उसने अपने अंदर जाके स्टोर करना है कौन से रजिस्टर है। दूसरे हाथ पे देख लेते हैं कि ALU कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अब उसमें कितनी बिट्स चाहिए थी हमारे पास, 5 बिट्स की जो ऑपरेशन है हमारे पास क्या बन रहे हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12। अब इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि 64 ऑपरेशन को सपोर्ट कर रहा है। तो इस हिसाब से देखें तो हमने एडिशन करनी थी, एडिशन पे ऑपरेशन पे सिलेक्शन लाइन कौन सी जनरेट होंगी, 0 0 0 1 0, और फिर क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, A प्लस बी। जो कि पिछले एग्जाम्पल में हमारे पास A कौन सा था, R2, और B क्या था, R3 का डाटा, और फर्दर वो कहाँ पे जाके स्टोर हो था आपके R1 में। तो सिलेक्शन डी पे क्या सिलेक्ट होगा, आपकी लाइंस R1 पे से सिलेक्ट करनी है तो 0 0 1 सिलेक्शन डी के लिए, और मक्स ए के लिए हमें R2 का डाटा चाहिए था तो 0 1 0 वहाँ पे जनरेट होगा, और सिलेक्शन बी के लिए हमने कौन सा डाटा यूज़ करना था, R3 का, तो 0 1 1। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। स्टैक का जैसे कि सबको आइडिया है ये क्या होता है, लाइफो लिस्ट होती है, मतलब कि लास्ट इन फर्स्ट आउट लिस्ट होती है। दे आर एक्जैक्टली 2 ऑपरेशन जो कि परफॉर्म हो सकते हैं स्टैक पे। हमारे पास कौन सा, एक पुश और एक पॉप। पुश का ऑपरेशन क्या करता है, ऐड करता है न्यू आइटम टू द टॉप ऑफ द स्टैक, और पॉप का ऑपरेशन क्या करता है, रिमूव्स एन आइटम फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। तो स्टैक हमारे पास यहाँ पे क्या है, इस स्टोरेज डिवाइस that stores information in such a manner that item stored last is the first item retrieved, मतलब कि LIFO लिस्ट होती है। दूसरा क्या है हमारे पास, register that holds the address for the stack is called a stack pointer because its value always points at the top of item in the stack। अब इसके लिए हमने ट्रैक रखना है कि हम टॉप ऑफ द स्टैक पे हैं
हम क्या स्टैक एम्प्टी है या फुल है, उसके लिए हमने क्या यूज़ करना है, एक पॉइंटर जिसको हमने क्या दिया है स्टैक पॉइंटर का नाम। और दो टाइप की स्टैक ऑर्गेनाइजेशन हम क्रिएट करेंगे। एक हमारे पास क्या है, रजिस्टर स्टैक होगा बिल्ट यूजिंग रजिस्टर, और दूसरा हमारे पास कौन सा है, मेमोरी स्टैक, जो कि लॉजिकल पार्ट ऑफ मेमोरी एलोकेटेड एज स्टैक, मतलब कि रैम की कुछ हिस्से को हम एलोकेट कर देंगे किसके लिए, स्टैक के लिए। तो यहाँ पे जो है हम रजिस्टर स्टैक की एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स सपोज हमने कुछ रजिस्टर्स हैं उनको स्टैकअप किया हुआ है और उनके साथ एसोसिएटेड उनके एड्रेसेस भी हैं। उसके लिए हमने क्या यूज़ किए हैं, दो फ्लैग रजिस्टर्स यूज़ किए हैं। एक जो डिनोट करेगा कि स्टैक फुल है, एक डिनोट करेगा कि स्टैक एम्प्टी है। तो दोनों केस में अगर वैल्यू 1 है तो वो उससे पता चल जाएगा कि स्टैक फुल है या एम्प्टी है। एड्रेसेस के लिए हमने कितने रजिस्टर्स यहाँ पे यूज़ किए हैं, 64, और एक हमने जो पॉइंटर है वो इसके लिए यूज़ करना है ताकि हम ट्रैक रख सकें कि हम कौन से रजिस्टर पे हैं उस एड्रेस का। तो उसके लिए हमने यूज़ किया हुआ स्टैक पॉइंटर, और जो वैल्यू होगी उस रजिस्टर की वो कहाँ पे जाके स्टोर होगी, आपके डाटा रजिस्टर में, जो कि फर्दर आगे कनेक्टेड होगा किसके साथ, आपकी ALU के साथ। तो ये सब काम के लिए हमने क्या किया है, रजिस्टर को स्टैकअप किया और साथ उनको कनेक्ट कर दिया है DR के रजिस्टर के साथ। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम मेमोरी एलोकेट कर लें, और दूसरा तरीका क्या है कि हम कलेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ मेमोरी वर्ड्स या रजिस्टर्स हम यूज़ कर सकते हैं, उनको स्टैकअप कर लें। तो पीछे जो हमारे पास डायग्राम थी उसमें हमने क्या 64 वर्ड रजिस्टर स्टैक क्रिएट की थी। अब इसके लिए हमने सबसे पहले मेन चीज़ देखी थी कि हमें क्या चाहिए, स्टैक पॉइंटर चाहिए जो कि पॉइंट करोगा उस पे एट द टॉप ऑफ द स्टैक, और अपने अंदर क्या स्टोर करोगा, एड्रेस को। तो द स्टैक पॉइंटर है विल कंटेन अ मेमोरी नंबर, बाइनरी नंबर whose value is equal to the address of the word that is currently on top of the stack। हमारे पास कितने वर्ड्स हैं, 64 वर्ड्स यूज़ हुए हैं, और उतने हमारे पास रजिस्टर्स हैं। तो उसके लिए हमें कितनी बिट्स चाहिए स्टैक पॉइंटर के लिए, 6 बिट्स, क्योंकि अपने अंदर उसने स्टोर करना है एड्रेस को। तो 2 to the power 6 करें तो हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, 64, और SP की 6 बिट्स वैल्यूज ही रहेंगी, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे। और एक और चीज़ हमने देखी थी कि हमें 2 फ्लैग रजिस्टर्स चाहिए, जिसमें अगर वैल्यू 1 होगी फुल रजिस्टर में तो फुल फ्लैग में वो अगर तो वो क्या होगा, स्टैक फुल है। अगर एम्प्टी फ्लैग में वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या है, स्टैक एम्प्टी है। और लास्ट में क्या है कि DR रजिस्टर हमने यूज़ किया है जो कि होल्ड करेगा बाइनरी डाटा टू बी रिटन इनटू और रीड आउट ऑफ द स्टैक। तो जब हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे स्टैक से, तो वो जाके कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, आपके DR रजिस्टर में। और अगर आप पुश कर रहे हो डाटा स्टैक में तो DR से डाटा उठ के कहाँ पे आ जाएगा, एट द टॉप ऑफ द स्टैक। तो इस केस में हम देख लेते हैं कि हमारा एल्गोरिथम क्या बन रहा है कि जब हम पुश करेंगे डाटा ऑन टू द स्टैक तो डाटा कहाँ से ट्रांसफ़र होगा, आपके DR से एट द टॉप ऑफ द स्टैक, और जहाँ पे स्टैक पॉइंटर पॉइंट करोगा उधर जाके वो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि स्टैक पॉइंटर को इंक्रीमेंट करें, बाद में DR का डाटा कहाँ पे स्टोर करते हैं, एट द टॉप ऑफ द स्टैक जहाँ पे SP पॉइंट कर रहा है। और हमने केस देखने के अगर SP की वैल्यू 64 पे पहुँच गई, मतलब कि एक्सीड कर रही है 63 से, तो फिर हमारा क्या है, फुल फ्लैग क्या हो जाएगा 1 और एम्प्टी फ्लैग क्या हो जाएगा 0। और पॉप के केस में हमारे पास क्या है कि सबसे पहले एट द टॉप ऑफ द स्टैक पे जो SP पॉइंट कर रहा है वहाँ से डाटा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा आपके DR में, और फिर आपने करना है SP को डिक्रीमेंट करना है। साथ आपने ये भी देखना है कि SP की अगर वैल्यू 0 पे पहुँच गई है तो फिर एम्प्टी को क्या कर देना है, फ्लैग को 1, और फुल फ्लैग को क्या कर देना है 0। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि हम स्टैक क्रिएट करें इन द CPU by assigning a portion of memory to a stack operation and using a processor register as a stack pointer। तो जो फिगर है इसमें क्या है, हमारे पास 3 सेगमेंट्स हमने क्रिएट किए हुए मेमोरी के। एक सेगमेंट किसके लिए यूज़ हुआ है, प्रोग्राम्स के लिए।
दूसरा डाटा और दूसरा क्या है, तीसरा स्टैक के लिए। साथ में हमने एड्रेस को शो कर दिया कितना पोर्शन किसके सेगमेंट्स के लिए यूज़ किया हुआ है। तो प्रोग्राम काउंटर अगर आपको याद हो तो वो क्या करता है, पॉइंट करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम विच इज़ यूज्ड ड्यूरिंग द फेच फेज टू रीड एन इंस्ट्रक्शन। और जो एड्रेस पॉइंटर है वो फर्दर किसके लिए यूज़ होता है, ऑपरेंड्स फेच करने के लिए। तो ये क्या है, हमारे पास अरे ऑफ डाटा है और उसमें जब एग्जीक्यूशन फेज आता है तो हमने ये ऑपरेंड को रीड करना होता है। तो उसके लिए हमारे पास एक पॉइंटर है जिसको हमने नाम दिया हुआ है एड्रेस पॉइंटर। तो स्टैक के लिए भी हमें एक पॉइंटर चाहिए, तो उसका हमने नाम दिया है स्टैक पॉइंटर का, जो कि पॉइंट करेगा द टॉप ऑफ द स्टैक, जो कि यूज़ हम कर रहे हैं टू पुश और पॉप आइटम्स इनटू और फ्रॉम द स्टैक। और लास्ट में हमने क्या है, एज्यूम किया हुआ है कि जितने भी आइटम्स जो कि स्टैक के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं वो किसके साथ कर रहे हैं, डाटा रजिस्टर के साथ, कि जो पुश और पॉप का जो ऑपरेशन है सारा वो किसके साथ लिंक्ड है, आपके डीआर रजिस्टर के साथ। तुम्हारा एल्गोरिथम क्या बनेगा, पुश के ऑपरेशन में वही ऑपरेशन है कि हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले एसपी की जो वैल्यू है स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे, और फिर डीआर का डाटा वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, आपके पुश हो जाएगा एट द टॉप ऑफ द स्टैक। अब इसमें हमने एसपी की वैल्यू माइनस की है क्योंकि हम क्या कर रहे थे, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। तो बड़े से छोटी की तरफ वैल्यू पे जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। तो पॉप के ऑपरेशन में क्या होगा कि द टॉप ऑफ द स्टैक जो भी ऑपरेशन पड़ा हुआ है, कोई भी ऑपरेंड है, तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, पीडीआर में। फर्दर एसपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट होगी पॉप के वक्त, क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है, छोटे से बड़ी की तरफ जा रही है। कि हमने एड्रेस को देखना है क्योंकि अपने अंदर क्या स्टोर करा है, एड्रेस को। तो एक क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा कि हम स्टैक क्यों क्रिएट करें, चाहे हम रजिस्टर के थ्रू करें या मेमोरी की कोई लॉजिकल पोर्शन जो है वो एलोकेट कर दें स्टैक के लिए। तो उसका एक तो आंसर ये है कि जो एक पॉलिश मैथमेटिशियन था ल्यूकवेसिस, उसने कहा था कि जितने भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स नोटेशन के साथ। तो ये सबसे कॉमन मैथमेटिकल मेथड है टू राइट द अरिथमेटिक ऑपरेशंस, क्योंकि कुछ डिफ़िकल्टीज होती हैं जो आपके कंप्यूटर फेस करता है। तो उसको कवर अप करने के लिए कि मेरे पास अगर इनफिक्स है a+b, तो उसकी प्रीफिक्स क्या होगा, ऑपरेटर पहले आएगा, ऑपरेंड्स बाद में आएंगे। तो प्लस a b, और पोस्टफिक्स का क्या बनेगा कि ऑपरेंड्स पहले आपने मेंशन करने हैं और जो ऑपरेटर है वो बाद में मेंशन करना है प्लस का। अगर हमारे पास इनफिक्स है a मल्टीप्लाई बाई b प्लस c मल्टीप्लाई बाई d, तो प्रेसिडेंस अगर आपको याद हो तो सबसे ज़्यादा हाई प्रेसिडेंस इस इनफिक्स में सबसे ज़्यादा किसकी है, मल्टीप्लिकेशन की। तो आप क्या लिखेंगे, a b मल्टीप्लाई, कि ये दोनों पहले मल्टीप्लाई होंगे, सी डी पहले मल्टीप्लाई होंगे और इनका रिजल्ट बाद में क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा। तो रिवर्स पॉलिनेशन इसकी ये बनेगी। तो अब ये स्टैक में कैसे स्टोर होते हैं, अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 6। तो मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस हाई थी, तो फिर हमने क्या मेंशन किया उसको, रिवर्स पॉलिनेशन में 3 4 मल्टीप्लाई 5 6 मल्टीप्लाई और एंड में ऑपरेटर हमारे पास प्लस, जो कि एंड में हमारा आंसर आना चाहिए 42। अब स्टैक में कैसे ये स्टोर होगा, कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होगा, सबसे पहले हमारे पास वैल्यू है 3, तो 3 पहले क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा एट द टॉप ऑफ द स्टैक। तो स्टैक पॉइंटर का पॉइंट करेगा सबसे पहले स्लॉट में, वहाँ पे क्या स्टोर कर देगा 3 को। आगे हमारे पास वैल्यू है 4, तो 3 तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद था, तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट, और यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा 4। अब आगे जो हमारे पास ऑपरेटर है वो मल्टीप्लाई का, तो 3 और 4 जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, पॉप होगी। तो एसपी की वैल्यू अब यहाँ पे इस केस में क्या होगी, डिक्रीमेंट होगी 2 टाइम्स, और इनके ऑपरेशन परफॉर्म होगा मल्टीप्लिकेशन का, और दोबारा वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, आपके स्टैक में। तो 3 × 4 हमारे पास वैल्यू क्या बनती है 12। अब 12 तो ऑलरेडी स्टैक में मौजूद है, आगे हमारे पास वैल्यू आ रही है 5, तो एसपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट, और 5 क्या हो जाएगा, पुश।
आगे हमारे पास एक और वैल्यू आ रही है, इसको हमने क्या करना है, दोबारा पुश करवाना है। एस पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। अब आगे हमारे पास ऑपरेशन है कौन सा, मल्टीप्लिकेशन का, तो 2 बार पॉप होगा, 2 वैल्यूज पॉप होंगी। ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होगा, मल्टीप्लिकेशन का। 12 ऑलरेडी मौजूद था, तो 6 × 5 करें तो हमारे पास वैल्यू क्या बनती है 30। और यहाँ पे दोबारा कहाँ पे हो जाएगा, पुश हो जाएगा आपके स्टैक में। अब 12 और 30, आगे हमारे पास अब डेटा कौन सा है, एडिशन का, तो 12 + 30 करें तो हमारे पास वैल्यू क्या बनती है 42। वो दोबारा कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, आपके स्टैक में। तो जब भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो 2 वैल्यूज पॉप होंगी और वो दोबारा रिजल्ट कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, आपके स्टैक पे। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स के अगर हम देखें तो वो कैटेगराइज्ड हैं इनटू 4 डिफरेंट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स। तो पहला हमारे पास क्या है, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस हैं, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस हैं, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन और 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस हैं। So the computer with 3 address instruction formats can use each address field to specify either a processor register or a memory operand। इसका मतलब ये है कि मेमोरी टू मेमोरी रेफरेंस भी है और रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस भी है, और साथ इसमें एक और चीज़ है लोड और स्टोर का भी। तो जो इसकी असेंबली लैंग्वेज का अगर हम प्रोग्राम क्रिएट करें और हमारे पास इनफिक्स ही है, तो इनफिक्स में हमने सबसे पहले प्रेसिडेंस किसको देनी है, क्योंकि ब्रैकेट्स हैं, राउंड ब्रैकेट्स क्या स्पेसिफाई करते हैं प्रेसिडेंस को। तो a + b पहले होना चाहिए और c + d भी पहले होना चाहिए, बाद में इनका रिजल्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। असेंबली लैंग्वेज देख लेते हैं। ऐड का ऑपरेशन है, r1 क्या है, रजिस्टर का नेम a and b, तो a b क्या होगा, एड्रेस है मेमोरी के पोर्शन का। इसमें जो ऑपरेंड होगा a and b पोजीशन पे, वो उनका डाटा क्या होगा, आपस में ऐड अप होके r1 रजिस्टर में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और C और D का भी सेम यही केस है, इनका डाटा ऐड अप होके R2 के रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। और एंड में क्या है, दोनों रजिस्टर का जो वैल्यू है वो क्या होंगी, मल्टीप्लाई होगी MX, मतलब कि X पोजीशन पे जाके क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएंगी। तो एडवांटेज इसका ये है कि इट रिजल्ट्स इन शॉर्ट प्रोग्राम्स व्हेन इवैल्यूएटिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस। और डिसएडवांटेज क्या है कि बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर टू मैनी बिट्स टू स्पेसिफाई 3 एड्रेसेस। जाहिर बात है, इतना बड़ा असेंबली लैंग्वेज है, उतने ही हमें क्या है, एड्रेसेस चाहिए होंगे, उतनी बड़ी हमारी क्या होंगे, साइज़ बढ़ता जाएगा। और एडवांटेज हमारे पास ये है कि शॉर्ट प्रोग्राम्स हम लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि इसमें ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2 address instructions are the most common in commercial computers. Here again, each address field can specify either a processor register or a memory word. इसमें भी यही सेम ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, मेमोरी टू मेमोरी रेफरेंस होगी, रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस होगी, मगर हाँ लोड एंड स्टोर नहीं आप कर सकते। तो द प्रोग्राम टू इवैल्यूएट सेम इनफिक्स है हमारे पास, तो उसका प्रोग्राम हमारे पास क्या होगा, ऑपरेशन हम यूज़ करेंगे मूव का, कि सबसे पहले जो डाटा है वो कहाँ पे स्टोर हो, आपकी R1 में, और फिर ऐड करेंगे B में जो डाटा पड़ा हुआ है R1 के साथ, दोबारा वो कहाँ पे स्टोर होगा, R1 में। मूव करेंगे C की पोजीशन पे जो भी डाटा पड़ा हुआ है वो R2 में मूव करेंगे। ऐड करेंगे D के डाटा के साथ, R2 में जो भी ऑपरेंड पड़ा हुआ है वो D के साथ ऐड अप होकर R2 में स्टोर हो जाएगा। एंड में क्या है, मल्टीप्लिकेशन करें R1 × R2, और डाटा कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, आपकी R1 में। और एंड में हमारे पास क्या है कि हमने दोबारा लोड करना था मेमोरी में, तो R1 से मूव कर देंगे X पोजीशन पे। 1 address instructions use an implied accumulator register for all data manipulations. For multiplication and division, there is a need for a second register. However, we will neglect the second register and assume that AC contains the result of all operations. लेकिन जितने भी इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं और जो एंड रिजल्ट्स हैं वो कहाँ पे स्टोर होंगे, आपके AC में। तो सेम हमारे पास इनफिक्स है,
लोड करेंगे सबसे पहले एसी में, क्योंकि जितने भी ऑपरेशन है वो एसी से एसोसिएटेड है। तो लोड ए लिखेंगे तो मेमोरी के ए पोजीशन पे जो भी डाटा वो एसी में स्टोर हो जाएगा। फिर ऐड करेंगे, अब एसी में जो डाटा है वो बी के साथ ऐड अप होकर दोबारा एसी में स्टोर हो जाएगा। स्टोर टी, अब क्यूमुलेटर में डाटा है वो हमने टी पोजीशन पे स्टोर करना है, तो मेमोरी में क्या हो जाएगा लोड सी। लोड का मतलब ये है कि हम एसी में लोड करवा रहे हैं, स्टोर का मतलब ये है कि हम मेमोरी में स्टोर करवा रहे हैं। तो मेमोरी के सी पोजीशन पे जो डाटा है वो एसी में स्टोर हो जाएगा। ऐड में क्या है, डी पोजीशन पे जो डाटा है एसी के साथ ऐड अप होकर एसी में ही स्टोर हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या है हमारे पास, टी पोजीशन पे जो डाटा है वो ए के एसी के ऑपरेंड के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होकर एसी में ही स्टोर हो जाएगा। रन में हमने क्या करना है, मेमोरी के एक्स पोजीशन पे स्टोर करना है, तो एसी का डाटा कहाँ पे स्टोर करेंगे, हम दोबारा लोड करवा देंगे मेमोरी के एक्स पोजीशन पे। तो उसके लिए हम क्या यूज़ लिखेंगे, फैमिली लैंग्वेज स्टोर एक्स। लास्ट में जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है वो कौन सा, ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। ये क्या है, स्टैक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर डज नॉट यूज़ एन एड्रेस फील्ड फॉर द इंस्ट्रक्शन ऐड एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि स्टैक बेस्ड है ये, इसमें पुश एंड पॉप करेंगे। The program to evaluate this infix will be written for a stack organized computer. To evaluate arithmetic expression in a stack computer, it is necessary to convert the expression into reverse Polish notation. अब यहाँ पे हम इसकी ज़रूरत है किस चीज़ की, रिवर्स पॉलिश नोटेशन में लिखने की। तो पुश ए का मतलब क्या होगा कि मेमोरी के ए पोजीशन पे जो डाटा था वो कहाँ पे हो जाएगा स्टोर, टॉप ऑफ द स्टैक। टीओएस का मतलब ये है। पुश पी का भी सेम यही मतलब है, टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ऐड अप करना है, ऐड अप हो के जो डाटा है वो दोबारा आपने देखा था कि दोबारा टॉप ऑफ द स्टैक क्या होता है, स्टोर हो जाता है। सेम पुश सी पुश टी, इन दोनों की वैल्यू टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो जाएगी, स्टोर होती जाएगी। ऐड का मतलब ये है कि सी प्लस टी, मतलब कि सी और डी की जो वैल्यू थी वो पॉप हो के स्टैक से ऐड अप हो के दोबारा टॉप ऑफ द स्टैक स्टोर हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन में क्या था कि सी प्लस डी की जो वैल्यू कंप्यूट हुई थी, जो दो वैल्यूज़ कंप्यूट होके टॉप ऑफ द स्टैक पड़ी हुई हैं वो दोनों पॉप होंगी, मल्टीप्लिकेशन होगी और टॉप ऑफ द स्टैक मतलब कि स्टैक में दोबारा पुश हो जाएंगी। पॉप एक्स का मतलब ये है कि टॉप ऑफ द स्टैक से वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, आपकी मेमोरी में, और यहाँ पे हमारे पास एड्रेस है एक्स। सो गाइस दैट्स इट।